जय हिंद एवरीवन। क्या आप बता सकते हैं कि एक पेड़ से सेब नीचे गिर जाता है लेकिन चंद्रमा ऊपर में लटका ही रह जाता है, क्यों? तो ये इसका कारण कौन है? गुरुत्वाकर्षण, जो हमारे न्यूटन चाचा ने दिया था। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन का तीनों नियम इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया था। आप जाकर के कैप्शन में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इसको एकदम आसान तरीके से हम बताएंगे। उससे पहले एक और चीज जान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़िएगा ना तो इसके साथ साथ एक और नियम का फायदा होगा, उसका नाम है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब बल। इसका फायदा होगा क्योंकि दोनों नियम एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। ये बहुत बड़े क्षेत्र पे लगने वाला बल है और ये एक बहुत ही छोटे पैमाने पे लगने वाला बल है। धरती का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कूलम्ब बल है, जबकि ग्रह, उपग्रह, ये ब्रह्मांड में बड़े बड़े चीजों पिंडों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसको एक शायरी इसके लिए हम खुद से अपना बनाए हैं, देख सकते हैं आप। द्रव्यमान खींचे तो गुरुत्वाकर्षण, आवेश खींचे तो कूलम्ब का झटका, आज दोनों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि दिमाग देगा सबका खटका। तो बड़ा ही इजी है। देखिए, जब द्रव्यमान किसी का वजन किसी को खींचता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जबकि जब दो आवेश एक दूसरे को खींचता है तो उसे कूलम्ब बल कहते हैं। बड़ा ही इजी है। अब इसको समझना है ये कैसे और क्यों और इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ से नीचे गिर गया, जमीन पे सेब गिर गया। ऐसा क्यों, नीचे क्यों गिरा? क्योंकि ये जो सेब है इसका वजन बहुत कम था और हमारे धरती का वजन बहुत ज्यादा है। मतलब धरती का वजन m1 मान लीजिए, इसका वजन m2 मान लीजिए, इसीलिए धड़ाम से कहां गिर गया? ये हमारे धरती पे आके गिर गया। क्यों? बड़ा द्रव्यमान छोटे द्रव्यमान को अपनी ओर खींच लेती है। बस यही तो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसी को कहा जाता है, बड़ा द्रव्यमान का वस्तु छोटे द्रव्यमान के वस्तु को खींच लेता है अपनी ओर। जैसे अगर अभी कहेंगे पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रही है कि चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूम रही है, तो चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूम रही है। सुन रहा है ना? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। क्यों? चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, किसके मुकाबले? हमारी पृथ्वी के मुकाबले हमारे चंद्रमा का वजन कम है, जबकि हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। इसीलिए चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना? तो यही गुरुत्वाकर्षण बल है। अब चूंकि पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, ये कोई बहुत छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा चीज हुआ। बहुत बड़ा चीज में लगने वाला बल कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इस धरती का सबसे अगर कमजोर कोई बल है, सबसे कमजोर अगर कोई बल है तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। इसको कैसे बोला जाता है? देख लीजिए, कम से कम दो वस्तु चाहिए पूरे ब्रह्मांड में, हर एक दो वस्तु के बीच में एक बल कार्य कर रही है। आपके और हमारे बीच में भी बल कार्य कर रही है, आपके और मेरे बीच में भी एक बल कार्य कर रही है, यहाँ मेरे और बोर्ड के बीच में भी बल कार्य कर रही होगी। ये पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे चीज हैं, ये बोर्ड भी बहुत छोटा चीज हुआ और छोटे चीज में गुरुत्वाकर्षण बल का पता नहीं चलेगा। जब तक बहुत बड़े बड़े चीज नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े पिंड, बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु नहीं होंगे, तब तक गुरुत्वाकर्षण बल का पता नहीं चलता है। पृथ्वी चंद्रमा इतना बड़ा बड़ा वस्तु होगा तब जाके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है ना? हम जैसे अभी हम और कोई और खड़ा होता है मेरे साथ, है ना, मेरे दोस्त खड़े होते हैं, क्या हम दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल मालूम चलता है? नहीं चलता, क्योंकि हम दोनों बहुत कम द्रव्यमान के वस्तु हुए। अब दो पत्थर रख दें, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये इतना कम है, इतना कम है कि समझ लीजिए ये बहुत ही कम है। यहाँ पे अनुभव नहीं कर सकते गुरुत्वाकर्षण बल को। अभी एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो कम से कम गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए कितना वस्तु चाहिए? कम से कम दो वस्तु चाहिए, है कि नहीं? हाँ, कम से कम दो वस्तु चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तु चाहिए। मान लेते हैं पहले का द्रव्यमान m1 रहा होगा, दूसरे का द्रव्यमान m2 रहा होगा, कोई दिक्कत? और जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये गुणनफल हुआ, ये दोनों का द्रव्यमान, दोनों वस्तु है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तु का द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन कौन समानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। और याद रखना, एक चीज और बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है? बल जो होता है ये दुश्मन होता है। बल
एक नंबर दुश्मन है किसका? दूरी का। मतलब तुम अगर दूरी बढ़ाओगे ना तो बल घट जाएगा, अगर दूरी कम करोगे तो बल बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? और समझते हैं। दो चुंबक लीजिए और दोनों चुंबक को दूर दूर कर दीजिए, तो बताइए ज्यादा बल से खींचेगा? ज्यादा बल से खींचेगा कि पास? अगर मान लो पास कर दो, बताओ किस में ज्यादा बल लगेगा? इस वाले कंडीशन में ज्यादा बल लगेगा कि इस वाले कंडीशन में ज्यादा बल लगेगा? बताइए आप ही। तो इस वाले कंडीशन में कम बल लगेगा, क्यों? दूरी ज्यादा है, बल कम लगेगा। बल दूरी ज्यादा तो बल कम। प्योर दुश्मन, ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है, स्क्वायर वाला दुश्मन है। देख लीजिएगा, आपको बताते हैं, देख लीजिए। जो बल होता है बीच के जो दूरी, दूरी मतलब आर, ठीक है। बल जो होता है दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब तुम अगर दूरी को 2 गुना करोगे, देख लीजिए यहां पे देखिए, दूरी को 2 गुना कर देते हैं, दूरी को 2 गुना करोगे तो दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बल 4 गुना कम हो जाएगा। दूरी 2 गुना बढ़ाओगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। और सोच के देखिए, दूरी अगर 4 गुना बढ़ा दिए, 4 गुना दूरी कर दिए, है ना, दूरी अगर 4 गुना कर दिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यानी बल 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो याद रखिए, बल जो होता है वो दूरी का स्क्वायर वाला दुश्मन होता है, स्क्वायर वाला दुश्मन, है ना। मतलब अगर तुम ये स्क्वायर होगा तो वो 4 गुना घटेगा, ये 4 गुना होगा तो वो 16 गुना घटेगा, है ना। स्क्वायर के ऐसा घटता है, हिसाब से घटता है। हाँ, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को साथ साथ लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है? m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, अब बटे में क्या है? आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला भी यही होता है, F समानुपाती m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये m1 और m2 क्या है? दो वस्तु का द्रव्यमान है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। आर स्क्वायर क्या है? आर मतलब बीच का दूरी। अब बीच का दूरी बटे में क्यों लिखे हैं हम? क्योंकि जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दूरी का दुश्मन है, एक नंबर दुश्मन है दोनों का, ठीक है। तो इसका मान अगर तुम बढ़ाओगे तो बल का मान घट जाएगा, इसीलिए बटे में। बटे का मतलब यही होता है। तो कौन कौन चाहता है कि तुम्हारा दुश्मन बटे में रहे या समानुपाती में रहे? ठीक है। समानुपाती का जब जब चिन्ह हटेगा, जब जब चिन्ह हटेगा तब तब कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो समानुपाती की जगह पे हम बराबर दिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन आ गया? जी। और ये जी क्या है? नियतांक। नियतांक का मतलब होता है इसका मान कभी बदलेगा नहीं। और इसका मान कितना होता है ये भी जान लीजिए, 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11, ठीक है। 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो रटना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, रटना केवल इसको है। ये हमारे कौन दिए थे? न्यूटन बाबू ने, ठीक है। न्यूटन चाचा ने हमको ये नियम बताया था, 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11, है ना। बाकी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कहां से आया आइए बता देते हैं। ये हो आप लोगों को, कुछ चीज भी रटना नहीं है। देखिए, आर स्क्वायर बटे में है, उधर जा किस में हो जाएगा? गुना में। तो क्या हो जाएगा? एफ गुना आर स्क्वायर, और ये कहां आ जाएगा? उधर जाकर के बटे में, m1 गुना m2। देख लीजिए, ये बात सच है कि नहीं? ये आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर बटे में है, उधर जा किस में हो जाएगा? गुना में। और ये चूंकि कहां था? ये किस में था? गुना में। तो इधर किस में हो जाएगा? बटे में। अब बराबर इधर कौन, केवल कौन बचेगा? जी। केवल जी बचेगा। इधर जी बचा, आर उधर चल गया, ये नीचे आ गया। अब देखिए, बल का ऐसा है मात्रक, बोलिए बोलिए, बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। आर, आर मतलब दूरी, दूरी का क्या होता है? मीटर, और साथ में स्क्वायर भी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या है? बटे में m1। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? केजी में। तो केजी का गो है 2 गो, तो केजी स्क्वायर हो गया ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और साथ में क्या याद रखना है? 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11। कौन बड़ा बात हो गया, है ना। तो ये क्या है? नियतांक है। इसका मान कभी भी, चाहे कोई भी पिंड हो, अब मंगल ग्रह, बुध ग्रह, कोनो ग्रह ले लो, जी का मान कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। ये एक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है जो हर जगह लागू हो। ये देने वाला कौन था? न्यूटन। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक है।
और इसका मान कितना होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहां से आया ये भी आपको हम बता दिए। न्यूटन कहां से आया, बल से। मीटर स्क्वायर कहां से आया, आर स्क्वायर के कारण आया। और ये केजी कहां से आया, 2 केजी था, देखो यहाँ पे m1, m का मतलब क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में नापते हैं, केजी में, और केजी का है यहाँ पे 2 केजी स्क्वायर। क्या ये नियम समझ में आ गया? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच का जो दूरी है इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है दुश्मन। और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है जी देना पड़ता है, जी नहीं मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ कौन दिया था, जी दिया था। ये जी मतलब क्या है, ग्रेविटी कांस्टेंट है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है 6.67 गुना 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। और सेम उसी तरह ये सिमिलर है। ठीक है, अच्छा ये गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, हर जगह। हर 2 वस्तु के बीच में कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे द्रव्यमान पर अनुभव नहीं होगा। छोटे द्रव्यमान पर अनुभव नहीं होगा, कम से कम बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु चाहिए, जैसे पृथ्वी है ना, हमारे उपग्रह, चंद्रमा, सूरज, ये सब में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो एक दूसरे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई समस्या तो नहीं। अब थोड़ा इसको समझते हैं, कूलम्ब बल। सबसे पहली बात, 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, और इसको समझ लेते हैं। 2 आवेशों, आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल कूलम्ब बल। सेम इसमें भी वही चीज लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का गुणनफल के समानुपाती, ये कूलम्ब बल जो है इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन सा बल, कूलम्ब बल। और जबकि बीच का दूरी हमेशा दुश्मन रहता है, तो ये क्या होगा, F समानुपाती 1/r²। सेम है, देखिए 1/r²। इसमें भी था ना 1/r², इसमें भी 1/r²। बस अंतर बस यही है, इसमें हम लोग द्रव्यमान लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इसमें द्रव्यमान लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इसमें आवेश लेते हैं। आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, एक अंतर और भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण में कि बड़ा द्रव्यमान वाला वस्तु छोटे वाले द्रव्यमान वाले वस्तु को आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन ज्यादा है, मेरा बेटा का वजन कम रहेगा, वैसे मेरा शादी नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा द्रव्यमान ज्यादा है, मेरा बेटा का द्रव्यमान कम है, तो हम अपने बेटे के चारों तरफ घूमेंगे, क्या वो मेरे जिंदगी भर चारों तरफ घूमेगा, बताइए आप ही। वो मेरे जिंदगी के चारों तरफ घूमेगा, उसका जरूरत का हर चीज हम ना पूरा करेंगे। बाद में बुढ़ापा में होगा वो भी पूरा करेगा, लेकिन फिलहाल ज्यादा कौन पूरा करेगा, ऑटोमेटिक सी बात, हम पूरा करेंगे। वो मेरे चारों तरफ नाचेगा, हम थोड़े उसके चारों तरफ नाचेंगे। चलिए, पापा पापा करेगा। अब देखिए उसी तरह यहां भी होता है कि बड़ा द्रव्यमान का वस्तु छोटे द्रव्यमान के वस्तु को आकर्षित करता है ना। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है और एक दूसरे को विकर्षित, दूर भी कर सकता है। बस अंतर बस यही है, 2 आवेश एक दूसरे को खींच भी सकता है और एक दूसरे को रिपल भी कर सकता है, दूर भी कर सकता है, विकर्षित भी कर सकता है। आया बात समझ में? हाँ, आप भी सोच रहे होंगे, हाँ सोच रहे होंगे जैसे बहू और ननद है, बहू और ननद में बनता नहीं है। ठीक है, बहू और ननद में नहीं बनता है, उनको विकर्षण बल लगता है। दोनों अलग अलग आवेश है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी का आवेश रहता है ना। चलिए, 2 आवेशों के बीच में जो गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, और जबकि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, ये आवेश क्या है, फिर से जान लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस धरती का सबसे छोटा कण। इस धरती का सबसे छोटा कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इस धरती का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, तो सबसे छोटा चीज पे, और ये लगता है सबसे बड़ा चीज पे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, 2 आवेशों के बीच में, ऐसा 2 आवेशों के गुणनफल, 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन सा बल, कूलम्ब बल। ठीक है, और ये बीच का दूरी, बीच का जो दूरी, इसका वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, वर्ग। बीच का दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल। बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको साथ में लिख देते हैं। चलिए, आप भी जानते हैं
कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है कुछ ना कुछ देना पड़ता है। देखिए समानुपाती का जब चिन्ह हटा था तो कुलम नामक वैज्ञानिक ने ये क्या दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो दिया था। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और ये सब चूंकि वैज्ञानिक किया था, ये वैज्ञानिक लोग दिया है, तो समानुपाती का चिन्ह हटा क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। और इसका मान कितना होता है ये भी जान लीजिए, आप भी ये भी जान लीजिए। तो दो आवेशों का मान कितना होता है देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। बहुत इजी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का क्या होता है फॉर्मूला, 9 × 10⁻9। अब देखिए बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, ये उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और दो आवेश का ऐसा है मात्रक कुलम, और कब कुलम है, 2 गो, तो कुलम, तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। अब वापस से तुमको वही करके दिखाएंगे, ये भाग में है उधर जाके गुना में होगा, ये गुना में है उधर जाके भाग में होगा, उतना उधर करके दिखाए ही थे, सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, ये भाग है उधर जाके किसमें हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो चूंकि आर क्या है, दूरी है, दूरी किसमें नापते हैं, मीटर में, दूरी किसमें नापते हैं, मीटर में, तो मीटर कब होगा 2 गो, तो मीटर स्क्वायर। और ये कहाँ है, गुना में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, तो देखिए भाग में लिखे है ना, भाग में कुलम स्क्वायर, ठीक है। तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ठीक है। और दोनों बिल्कुल सेम है, देखिएगा एसआई मात्रक भी सेम है, ध्यान दीजिएगा, है देखिए न्यूटन न्यूटन, मीटर स्क्वायर, बस ये द्रव्यमान में लगता है इसीलिए केजी लिए, और ये आवेश में लगता है इसीलिए कुलम लिए, बिल्कुल सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यहाँ क्या लिए केजी स्क्वायर, यहाँ क्या लेते हैं कुलम स्क्वायर, एकदम हुबहू, ठीक है, एकदम हुबहू है, बच्चा लोग समझ रहा है, गोलू मोनू सोनू, ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। तो केजी स्क्वायर यहाँ क्या है कुलम स्क्वायर, ये केजी कहां से आया, क्योंकि ये द्रव्यमान में लगता है, वस्तु में लगता है, ये कहां छोटा मोटा वस्तु में, ये छोटा मोटा वस्तु में लगता है, नहीं जी ये छोटा मोटा वस्तु में नहीं लगता है, ये बड़ा बड़ा वस्तु में लगता है, तो ये द्रव्यमान, इसमें हम लोग छोटा छोटा वस्तु में, छोटा छोटा वस्तु मत कहिए, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन में, इस धरती का सबसे छोटा कण में, ठीक है। और ये सबसे कमजोर बल है, इस धरती का सबसे कमजोर बल, ठीक है, इस धरती का सबसे कमजोर बल कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आप कहोगे सर आप कैसे जाने कमजोर है, अरे भाई बहुत बड़ा वस्तु लीजिएगा ना तब जाके गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बहुत बड़ा वस्तु, और देखते हैं ये बहुत ही छोटा कण पे लगता है, तो समझ लो कितना पावरफुल रहा होगा। और ऐसे भी देख लीजिए 10⁻−11 माइनस में है, 10⁻−11, इसका है माइनस में है, देखिए तो माइनस में नहीं है, ये पावरफुल बल है, इस धरती का दूसरा सबसे पावरफुल बल स्थिर वैद्युत बल, पहला है नाभिकीय बल, नाभिक के बीच लगने वाला बल 1 नंबर पे है, इससे पावरफुल कोई वस्तु अभी नहीं है इस धरती पर, इससे पावरफुल कोई बल नहीं है, कौन सा बल, नाभिकीय बल इस धरती का सबसे पावरफुल बल है। दूसरा नंबर पे यही है, देखते हो छोटा है, हम बार बार बोलते हैं देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, हम हमेशा बोलते हैं ये छोटा बहुत है, लेकिन सबसे दूसरा नंबर पे सबसे खतरनाक अगर कोई बल है तो वो कौन है, स्थिर वैद्युत बल। और पहला नंबर पे कौन है, पहला नंबर पे है नाभिकीय बल, ठीक है। और सबसे कमजोर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़े द्रव्यमान पर लगने वाला बल है। क्या इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत इजी था। और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, आज के बाद तुम कभी भूलोगे ही नहीं, आज के बाद हम कभी नहीं भूल पाओगे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब बल, ठीक है। देख रहे हो एकदम हुबहू है, एक जैसा है बल, बिल्कुल एक जैसा। यहां तो कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, कोई परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, पलायन वेग, और इससे पहले एक और चीज पे चर्चा कर लेते हैं, द्रव्यमान और भार। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो है ना ये बदलता नहीं है कभी, एक वस्तु का रियल द्रव्यमान मतलब उसके अंदर कितना माल भरा हुआ है, कहने का मतलब ये होगा एक वस्तु के अंदर कितना माल भरा हुआ है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। अब भार क्या होता है, एक चीज बताइए, ये पृथ्वी है, सॉरी बड़ा बनाते हैं, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, दोनों पे आप खड़े हैं, ठीक है, एक बना देते हैं, इस पे ही बना देते हैं एगो, बाप रे इससे बड़ा तो यही हो जाएगा, ये रहा ऐसे ऐसे है ना, चलिए
अब मान लीजिए दोनों पे आदमी खड़ा है, अब बताइए इसका द्रव्यमान ज्यादा है कि नहीं? हमारा पृथ्वी बड़ा है और ये चंद्रमा छोटा है। अब बताइए इसको, जो हम भी तो एक वस्तु है हुए, ये हम भी एक वस्तु है और ये भी एक क्या है, वस्तु है। पृथ्वी ज्यादा ताकत से खींचेगा, ये कम ताकत से खींचेगा, है ना? इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब चंद्रमा और पृथ्वी कितना होता है पता है? अगर मेरा 60 केजी है यहाँ पे, तो वहां कितना होगा? 10 केजी। 10 केजी मतलब वहां पे कितना भार अनुभव करेंगे? अपना द्रव्य भार कितना अनुभव करेंगे हम? 10 केजी मात्र। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी ज्यादा बल से खींच रहा है 60 केजी, और वहां पे कितना हो जाएंगे? 10 केजी। सोचिए तो हाँ, द्रव्यमान किस ग्रह पे आप रहते हैं ये इस पे भी निर्भर करता है, ठीक है? भार जो है जगह बदलने पर बदल जाती है ना? जो ग्रह बदलोगे तुम्हारा भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी बदलेगा? द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान तुम्हारे अंदर जो माल भरा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना? क्या भार बदलता है? जी हाँ, भार बदलता है। तुम्हारा भार यहाँ पे कुछ और है, ध्रुवों पे कुछ और होगा, ध्रुव पे कुछ और होगा तुम्हारा भार। ध्रुव समझते हो ना? पृथ्वी का जो ध्रुव है वहां पे ज्यादा पृथ्वी का वजन है, तो तुमको ज्यादा बल से खींचेगा, वहां तुम्हारा भार वहां पे ज्यादा होगा, है ना? द्रव्यमान कभी बदलता है? नहीं। भार बदलता है? जी हाँ। क्या अलग अलग ग्रह पे हमारा भार अलग अलग होगा? जी हाँ। अब फिर चंद्रमा पे 1/6 होता है, 1/6 60, तो वहां 10 केजी, है ना? तुम यहाँ 96 केजी के हो, तो वहां कितना हो गया? 16 6 96, 16 केजी के वहां पे होगी, वहां 16 केजी के और यहाँ 96 केजी के। बाप रे, बहुत अंतर है। क्या इतना बात समझ में आ गया आपको? चलिए प्लायन वेग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, बड़ा हरामी टाइप का है, और हम चाहते हैं ये पृथ्वी पे नहीं रहे, इसको पृथ्वी से बाहर निकाल दिया जाए। तो आप पृथ्वी से बाहर ऐसे उठाइए और फेंक दीजिए, है ना? तो उठा के बाहर फेंकिएगा, तो अगर तुम इतना तेज फेंक दिए, ध्यान दीजिएगा, 11.2, ठीक है, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर प्रति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतना स्पीड से अगर फेंक दिए, किसी दोस्त को उठाए और फेंक दिए, और उसका स्पीड कितना था? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब तो सच में वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप में इतनी ताकत है नहीं है, ठीक है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर आप फेंक दिए, तो वो पृथ्वी के कक्षा को छोड़ के भाग निकल जाएगा और अंतरिक्ष में चल जाएगा। तो किसी दोस्त के साथ ऐसा मत करना, ठीक है? उसको उठा के ऐसा फेंकना कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना दूर? 11.2 किलोमीटर। बाप रे बाप, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। इतना अगर स्पीड तुम्हारे अंदर किसी में ला दिए, तो वो पृथ्वी को आराम से छोड़ सकता है। कोई भी रॉकेट को आप पृथ्वी से बाहर तभी भेज सकते हैं, तो उसका प्लायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना स्पीड अगर रॉकेट में रहेगा तभी रॉकेट पृथ्वी को पार कर पाएगा, अन्यथा पृथ्वी से फिर वापस लौट के पृथ्वी पर गिर जाएगा। अगर मान लो 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड रहा, रॉकेट का रफ्तार 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड रहा, क्या पृथ्वी को छोड़ देगा? तब जाएगा, आसमान तक जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। क्यों? 11.2 से कम है, 11.2 से कम है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से रफ्तार से कम है, इसीलिए ये वापस लौट के आ जाएगा। अच्छा, हमारा रॉकेट को भेजे और रॉकेट का रफ्तार था 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, हमारा पृथ्वी कहेगा टाटा बाय बाय, अब नहीं लौटेंगे हम, ठीक है ना? 17 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी को छोड़ के चल देगा, ठीक है? तो ये प्लायन वेग, पृथ्वी को छोड़ने के लिए बेटा, हमारा जो पृथ्वी है ना, वो हमको नहीं छोड़ना चाहती है, हमको कहीं जाने नहीं देना चाहती है। अगर तुम मान लो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप दौड़े ऊपर की ओर उड़े, धरती माता कहेगी बेटा कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ना वापस, क्यों जा रहे हो, हम क्या पसंद नहीं आ रहे हैं? अगर तुम्हारा रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति सेकंड रहा, तो धरती माता कहेगी जा रे, जो रे, धरती पे बोझ था, जाओ भागो यहाँ से, है ना? तो कम से कम आपका पृथ्वी को छोड़ने के लिए आपका प्लायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो किसी भी ग्रह को छोड़ने का अलग अलग अपना प्लायन वेग होता है। पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का एक प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का कुछ और होगा, मंगल ग्रह का कुछ और होगा, सब ग्रह का कुछ और होगा, लेकिन हमारे पृथ्वी का इतना है। क्या यहां तक कोई समस्या है?
चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब बल क्या सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही है। एक ही नहीं है, एक जैसा है, ठीक है, अंतर होता है। एक जैसा और एक ही होने में अंतर होता है। तो ये दोनों एक ही जैसा है। ये बड़ा पैमाना पे लगने वाला बल है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पे लगने वाला बल है, और ये बहुत ही छोटे जगह पे लगने वाला बल है। बहुत छोटे मतलब इलेक्ट्रॉन, इस धरती का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, तो ये क्या है? द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, इन दोनों में एकदम हुबहू कॉमन कौन है? दूरी। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, और इसमें भी क्या है? दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती इसमें भी होता है। इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जी देते हैं, जी, और इसमें हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या दिए? जी। समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या दिए? जी। और यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या दिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कहीं कहीं के भी लिखा रहेगा, वही के का मान है, कहीं कहीं के भी दिया रहता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। ये 12th में भी है, 9th में भी है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये कूलम्ब बल तुम्हारा 12th क्लास में है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को न्यूटन का तीनों नियम हम पढ़ाए थे एकदम बेस्ट आसान भाषा में, आप जाकर के वो वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद।